मूवी रिकैप्स में आपका दोबारा स्वागत है। आज मैं आपको 2020 की सीरीज मॉन्स्टरलैंड का एक एपिसोड दिखाने वाला हूं, जिसका टाइटल है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी। आगे स्पॉयलर्स हैं, ध्यान से देखिए। फरवरी में न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में कुछ अजीब नीले कॉमेट्स गिरे थे। किसी को पता नहीं था कि वो क्या थे या सर्दियों के बीच में क्यों आए, लेकिन इस घटना को द फॉल कहा जाने लगा। बाद में पता चला कि ये कॉमेट्स दरअसल अजीब तरह के जीव थे, जिन्हें कुछ लोगों ने एंजल्स कहना शुरू कर दिया। हालांकि उनके पंख नहीं थे, उनकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं और उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वो किसी भी पवित्र चीज से ज्यादा डरावने दिखते थे। इसीलिए लोगों को शक हुआ कि वो दुनिया को बचाने आए हैं या उसे खत्म करने। अब वर्तमान में ब्रायन सुपरमार्केट में है। अपने ग्रोसरीज के साथ साथ वो एक गुड़िया भी खरीदने का फैसला करता है। चेकआउट पर कैशियर गलती से सिक्के गिरा देती है। ये ब्रायन को कुछ बुरे पुराने पल याद दिला देता है और वो बिना चेंज लिए अपना सामान उठाकर भाग जाता है। घर पहुंचकर ब्रायन उस गुड़िया को पैक करता है। एक दराज में रखे मार्कर्स में से एक निकालकर वो उस पर अपनी बेटी का नाम टबिथा लिखता है और फिर उस गिफ्ट को एक सूखते हुए पेड़ के पास रखे बड़े से ढेर में जोड़ देता है। उसके बाद वो दोपहर टीवी देखने और बियर पीने में गुजारता है और जब तक उसकी पत्नी एमी काम से घर आती है वो वहीं बैठा रहता है। एमी ब्रायन से कहती है कि वो कपड़े बदलकर तैयार हो जाए ताकि दोनों अपने सपोर्ट ग्रुप जा सकें, लेकिन ब्रायन जाने से मना कर देता है क्योंकि उस ग्रुप में बाकी पेरेंट्स के बच्चे मर चुके हैं, जबकि टैबिथा तो सिर्फ गुम हुई है। उसे अभी भी ढूंढा जा सकता है। इसी वजह से ब्रायन अब तक घर में क्रिसमस डेकोरेशंस और टैबिथा का कमरा जस का तस रखे हुए हैं। एमी समझती है कि उसके लिए ये मुश्किल है, लेकिन वो चाहती है कि ब्रायन खुलकर बात करे क्योंकि उसने आज अपनी पुलिस स्टेशन की शिफ्ट कवर करवाई थी सिर्फ इस मीटिंग के लिए, जो इतना आसान काम नहीं होता। एमी को उम्मीद है कि ये सपोर्ट ग्रुप उन्हें थोड़ा आगे बढ़ने में मदद करेगा। ब्रायन के मना करने पर एमी अकेली ही ग्रुप में चली जाती है। अगले दिन ब्रायन एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाता है। वो ब्रायन को हिप्नोटाइज करता है ताकि वो उस दिन की यादों में वापस जा सके जिस दिन टैबिथा गुम हुई थी 16 महीने पहले। ब्रायन ने उस दिन टैबिथा को बैलेट क्लास से लिया और उसे आइसक्रीम खिलाने ले गया। दुकान के बाहर एक कुत्ता था और टैबिथा बार बार उसे सहलाने की जिद कर रही थी। ब्रायन ने उसे बाहर जाने की इजाजत दे दी, बस इतना कहा कि वो दुकान की कांच की दीवार से उसे देखता रहेगा। लेकिन जब कैशियर ने उसका चेंज गिरा दिया तो ब्रायन बस एक पल के लिए नीचे झुका और उसी पल टैबिथा गायब हो गई। ब्रायन बाहर भागा और थेरेपिस्ट की मदद से उसे एक मिनी वैन और उसकी नंबर प्लेट याद आ गई। इसके बाद ब्रायन एमी के कोवर्कर क्लेटन से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वो उस नंबर प्लेट को ट्रेस करे। क्लेटन को शक होता है, लेकिन जब ब्रायन चिंता जताता है कि कहीं केस ठंडा न पड़ जाए तो क्लेटन मदद का वादा करता है। इसी बीच एमी सपोर्ट ग्रुप में जाती रहती है जिसे टॉमी लीड करता है। एक शाम वो बताती है कि टैबिथा का सपना था एक बड़ी बैलेरीना बनने का। वो क्लासेस लेने लगी थी और चाहती थी कि उसे वहीं भूरे रंग के बैलेट शूज मिले जो एल्विन एली की लड़कियां पहनती थीं, लेकिन उनकी लोकल दुकान में सिर्फ पिंक रंग के शूज मिलते थे। इसीलिए ब्रायन ने बहुत सारे मार्कर्स खरीदकर उन जूतों को बार बार भूरे रंग में रंगा। वो मार्कर्स आज भी घर में हैं। उनकी बेटी की कमी का रोजाना याद दिलाने वाला एक छोटा सा हिस्सा। ग्रुप में एक पेरेंट पूछता है कि क्या एमी ये सब कहकर मानती है कि टबिथा मर चुकी है। एमी इनकार करती है और वहीं अपनी बात खत्म कर देती है। मीटिंग के बाद एमी को क्लेटन का फोन आता है। वो बताता है कि नंबर प्लेट एक डेड एंड निकली। एमी को ये बात पहले पता ही नहीं थी और वो बहुत परेशान हो जाती है। वो बार बार कहती है आई डोंट नो, आई डोंट नो। एमी को गुस्सा आता है कि ब्रायन ने ये बात उससे छिपाई। वो कार में बैठती है और जैसे ही जाने लगती है उसके शीशे में उसे एक लड़की की परछाई दिखती है जो कार के पीछे भाग रही है। एमी को लगता है कि वो टैबिथा है। वो उसका पीछा करते हुए एक छोड़ी हुई बिल्डिंग में जाती है जहां उसे एक सोता हुआ भिखारी और उसके पास पुरानी शॉपिंग कार्ट दिखती है। वो कार्ट के अंदर झांकती है तो हैरान रह जाती है। वहां एक मरे हुए एंजल का सिर रखा होता है। उस रात ब्रायन दराज खोलता है तो देखता है कि सारे मार्कर्स गायब हैं। एमी बताती है कि उसने सारे फेंक दिए क्योंकि आज पहली बार उसने ये मान लिया है कि टैबिथा मर चुकी है। ब्रायन गुस्से में आ जाता है और एमी को डांटता है कि वो अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकता। एमी थक चुकी है। वो कहती है कि ब्रायन का ये दबाव उसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि उसे तो हर जगह टबिथा नजर आती है। ब्रायन को एमी की ये बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। वो टैबिथा के कमरे में जाकर उसे फिर से ठीक करने लगता है। उसी वक्त उसका फोन बजता है। एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने कॉल किया है जिसे ब्रायन ने हायर किया था। वो उसे उस मिनीवैन के मालिक का नाम और एड्रेस देता है। अगले दिन एमी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि ब्रायन को गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्रायन पर ट्रेसपासिंग का चार्ज लगा है। वो उस मिनीवैन मालिक के घर चला गया था चुपके से सुराग ढूंढने, जिससे पड़ोसी डर गए और पुलिस बुला ली। असल में क्लेटन का कहना सही था। नंबर प्लेट एक डेड एंड थी क्योंकि वो मालिक शहर में था ही नहीं जब टबिथा गायब हुई, लेकिन ब्रायन
अब बहुत बेचैन हो चुका है, किसी पर इल्जाम लगाना चाहता है। ब्रायन के छूटने के बाद एमी बताती है कि टॉमी बाहर इंतजार कर रहा है, वही उसे लेकर आया था और अब घर भी छोड़ देगा। घर पहुंचते ही एमी ब्रायन को डांटती है कि वो किसी अजनबी के घर में क्यों गया। वो कहती है कि पुलिस को अपना काम करने दो, लेकिन ब्रायन कहता है कि पुलिस को एक मिसिंग ब्लैक किड की परवाह ही नहीं है और एमी पर इल्जाम लगाता है कि वो कुछ नहीं कर रही। एमी गुस्से में बताती है कि ब्रायन तो रोज पीकर सो जाता है, काम पर भी नहीं जा रहा और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, जबकि ब्रायन खुली हुई क्रिसमस गिफ्ट्स पर पैसे बर्बाद कर रहा है। फिर एमी पहली बार सच बताती है, वो टॉमी के साथ अफेयर में है। वो ब्रायन से कहती है कि अगर वो कुछ नहीं बदला तो वो उसे खो देगा, लेकिन ब्रायन कहता है कि वो लड़ नहीं सकता क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा कि टैबिथा मर चुकी है। एमी बिना कुछ कहे सोने चली जाती है और ब्रायन बार में जाने का फैसला करता है। रात में उसे एक डाइनर खुला मिलता है जहां वेट्रेस टोनी काम कर रही होती है। ब्रायन कुछ स्ट्रॉन्ग पीना चाहता है, इसीलिए टोनी अपने मैनेजर का छिपा हुआ टीकीला निकाल लाती है। टोनी नोटिस करती है कि ब्रायन बहुत उदास है। वो उसे थोड़ा बिजी होने का ऑफर देती है, लेकिन ब्रायन अपनी वेडिंग रिंग दिखाकर मना कर देता है। टोनी पूछती है कि एक शादीशुदा आदमी 2 बजे रात में अकेला बार में क्यों बैठा है। ब्रायन पलटकर पूछता है कि इतनी कम उम्र में टोनी इतनी थकी हुई क्यों लगती है। टोनी बताती है कि वो थकी हुई नहीं, समझदार है, क्योंकि पिछले हफ्ते उसे एक तरह की एपिफनी हुई थी। वो डाइनर में काम कर रही थी और एक बच्चा बार बार रो रहा था, जिससे वो परेशान हो गई और बाहर जाकर सिगरेट पीने लगी। वहीं उसने देखा कि एक आदमी सड़क पर इलीगल सब्सटेंसेस बेच रहा है। टोनी ने उससे कुछ मांगा ताकि दिन निकल सके। वो माल एंजल ब्लड निकला। लोग एंजल्स को पकड़कर उनके हिस्से बेचने लगे थे। टोनी ने थोड़ा लिया और उसे आजमाया। उसके सारे सेंसेस बहुत तेज हो गए, जैसे वो हर चीज की शुरुआत देख पा रही हो, लेकिन असर बहुत ज्यादा था और वो बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगी। जब उसने शीशे में देखा तो उसका मुंह गायब था और आंखें काली हो चुकी थीं। फिर भी टोनी मानती है कि उस खून ने उसे सच्चाई दिखाई। वो खुद एक मॉन्स्टर है। ब्रायन कहता है कि वो भी एक मॉन्स्टर है। टोनी उससे कहती है कि चलो एक दूसरे की कहानी सुनते हैं। वो बताती है कि वो भी पेरेंट्स के सपोर्ट ग्रुप में जाती है, लेकिन उसने अपना बच्चा खोया नहीं था, बल्कि उसे एक बर्गर प्लेस में छोड़ दिया था। वो जब ग्रुप में जाती है तो झूठ बोलती है कि बच्चा मर चुका है, क्योंकि ऐसा कहने से उसे खुद बेहतर महसूस होता है। वो अब अपनी बेटी को ढूंढना भी नहीं चाहती। ब्रायन हैरान होता है कि कोई पेरेंट ऐसा कैसे कर सकता है। फिर वो टोनी को टबिथा के गायब होने की कहानी बताता है। वो दोषी महसूस करता है क्योंकि उसने वादा किया था कि वो हमेशा टबिथा का ख्याल रखेगा, लेकिन एक पल के लिए सिक्कों पर ध्यान देने से सब कुछ चला गया। दोनों और टिकिला पीते हैं। टोनी जुक बॉक्स ऑन करती है और ब्रायन को डांस फ्लोर पर खींच लेती है। दोनों कुछ देर मजे करते हैं और करीब आने ही वाले होते हैं कि अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है। टोनी रजिस्टर से और सिक्के लेने भागती है, लेकिन जैसे ही वो सिक्के गिराती है, ब्रायन का पुराना ट्रॉमा जाग उठता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। घर लौटते वक्त ब्रायन को सड़क पर टबिथा दिखती है। वो उसका पीछा करते हुए एक गली में जाता है जहां उसे भूरे मार्कर्स की एक लाइन मिलती है जो एक कचरे के कंटेनर तक जाती है। वो उसे खोलता है तो अंदर एक घायल एंजल पड़ा होता है। ब्रायन उसे उठाकर घर ले आता है। वो और एमी मिलकर एंजल को टबिथा के बिस्तर पर लिटाते हैं, उसका जख्म साफ करते हैं और सोचते हैं अब क्या करें। ब्रायन पुलिस को बुलाने की बात करता है, लेकिन एमी मना कर देती है क्योंकि पुलिस एंजल को ले जाएगी। दोनों मानते हैं कि लोग एंजल्स के हिस्से बेचकर कुछ गलत कर रहे हैं। ब्रायन सोचता है शायद स्वर्ग ही कोई अंधेरी जगह है जहां से भगवान ने एंजल्स को निकाल दिया, लेकिन एमी मानती है कि वो एंजल उनके लिए आया है। तीनों टबिथा के कमरे में सो जाते हैं। सुबह एंजल काफी ठीक हो जाता है और वो ब्रायन और एमी के साथ अपना खून साझा करने का फैसला करता है। वो अपने जख्म से थोड़ा खून निकालकर उनके जीभ पर एक एक बूंद रखता है। बस इतनी सी बूंद उन्हें एक ट्रिप पर ले जाती है। ऐसा लगता है कि एंजल का खून उनके दुख को तेजी से बाहर निकालता है। ब्रायन मानता है कि उसे नहीं पता वो अपनी बेटी के बिना कौन है। एमी अब उस बदबूदार पेड़ से तंग आ चुकी है। वो उसे गिरा देती है और सारे गिफ्ट्स फेंकना शुरू कर देती है।